इन नामों को लेकर चर्चाएं हैं। अब एक एक करके उन सभी चेहरों को आपको दिखा देते हैं जिनके सुप्रीम लीडर बनने की इस वक्त चर्चा सबसे ज्यादा है। इसमें पहला नाम है मुस्तफा खामेनेई का। खामेनेई के बेटे हैं, सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं की है। दूसरा नाम, दूसरे चेहरे को भी आप देख लीजिए, अयातुल्ला अली रेजा अर्राफी। खामेनेई के बेहद करीबी बताए जाते हैं, लंबे वक्त से उनके साथ जुड़े रहे। उसके बाद हसन खुमैनी, पहले सर्वोच्च नेता, रुहुल्लाह खुमैनी के पोते, जिनके नाम की भी चर्चा चल रही है। एक और नाम है सादिक लारिजानी, पूर्व जुडिशरी चीफ। कहा जा रहा है कि इन्हें भी उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। अयातुल्ला अली खामेनेई के यहाँ पर उत्तराधिकारी के तौर पर इन नामों को लेकर चर्चा है। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद है कमांडर वीके जेटली, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो से। इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ मौजूद है। मैं आप दोनों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले कमांडर वीके जेटली, इन्हीं नामों पर चर्चा इतनी देरी क्यों हो रही है? और दूसरा ये कि इन नामों में से सबसे प्रबल दावेदार आपको कौन लगता है? देखिए, इतने सारे नाम आ रहे हैं। पहले इन्होंने अराफी को दिया, फिर मुस्तफा को डिक्लेयर किया, अब कह रहे हैं नहीं ये फाइनल नहीं है, तो अभी भी इंटरिम ही है। तो ये सब इसका मतलब है कि वहां पर भी काफी द्वंद्व चल रहा है आपस के अंदर। तो कई दावेदार हैं जो बनना चाहते हैं। आफ्टर ऑल जो सुप्रीम कमांडर, उनका हर प्रकार की उनकी पावर्स इसी के पास हैं। प्रेसिडेंट तो उनका नाम के लिए होता है। तो दावेदार बहुत हैं, वहां भी संघर्ष हो रहा होगा बीच में, कई लोग बनना चाहते होंगे। लेकिन मैं जो चाहता हूं, या जो यूएस या इजराइल चाहता है, वो तो पूरा ही सत्ता परिवर्तन चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी टीम ही बाहर होनी चाहिए और जो मॉडरेट्स की टीम है वो आनी चाहिए। तो मैं भी इसी बात का पक्षधर हूं। आज जब हम लोग मना रहे हैं पूरा वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो मुझे याद आ रहा है 1979, 1989 से पहले महिलाएं कैसे स्वच्छंद रूप में रहती थी ईरान के अंदर, और आज कैसे रह रही हैं। तो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर मैं इस बात की कामना करता हूं कि वहां की भी महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता मिले और ऐसा मॉडरेट वहां पे लीडर आए जो उनको बुर्के से भी आजादी दे सके। लेकिन आपने एक बात बड़ी अच्छी जोड़ी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और वहां पर महिला काफी मुखर थी, क्योंकि जिस तरीके से 1979 के बाद जो हालात बने, 89 में वहां पर खामेनेई सर्वोच्च लीडर बने, और उसके बाद जो पाबंदियां लगी, जो बंदिशें लगी। लेकिन फिर सवाल है कि क्या ये तरीका सही है? संजीव श्रीवास्तव, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि इस देरी के मुख्य वजह, मुख्य कारण क्या है? क्या ये भी हो सकता है कि एक डर है कि अगर हमने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया तो हो सकता है कि अमेरिका उस पर भी हमला बोल दे? संजीव जी। जी, ये सबसे बड़ा जो डर है, और ये निसंदेह एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से ये देरी हो रही है, क्योंकि अमेरिका की और इजराइल की तरफ से लगातार इस बात की के भी चेतावनी दी जा रही है कि जो नई लीडरशिप, ईरान का सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। ये रूसी मीडिया का कहना है, रशियन मीडिया, जो कि दावा कर रहा है कि सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। कौन है वो शख्स जिसको जिम्मेदारी दी गई है, इसको लेकर के देखना होगा। लेकिन आपको ये बताते चले कि यहाँ पर रशियन मीडिया की तरफ से जो जानकारी आई है, जो पोस्ट किया गया है, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ऑफिशियली चूज कर लिया गया है। ये सीनियर ईरान के जो ऑफिसर है उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। अयातुल्ला आलम होल्दा की तरफ से ये कहा गया, ये बात कही जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या और इन्फॉर्मेशन इसको लेकर के सामने आती है, क्योंकि रूसी मीडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आपको अयातुल्ला आलम होल्दा को यहाँ पर ये जानकारी सामने आई है कि यहाँ पर चुन लिया गया है, ऑफिशियली चूजन हो चुका है। ये रूसी मीडिया की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने ये बताया है कि न्यू सुप्रीम लीडर हैज बीन ऑफिशियली चूजन। लेकिन ये कौन है, ये भी यहाँ पर सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिरकार आलम उल हुदा, जिनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि वहां पर सुप्रीम लीडर, देखिए, अयातुल्ला आलम होल्दा को चुन लिया गया है, ये जानकारी है। सर, एक बहुत बड़ी खबर है, सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। यस, अब ये कौन है, इनके बारे में मेरे पास अभी डिटेल नहीं है इस समय। अभी नाम आया है, थोड़ी देर के बाद डिटेल आने शुरू हो जाएंगे। सो जो भी हैं, हम आशा करते हैं कि ये शायद मॉडरेट रास्ते पे ले जाएं। हालांकि उसकी मेरे दिमाग में लगता है कि कल्पना मैं बहुत कम करता हूं, क्योंकि ये सारे के सारे उसी विचारधारा के हैं जिस विचारधारा के कहा जा रहा है कि जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है ईरान में, उन्हीं के सदस्य हैं, उन्हीं। बिल्कुल, जी हाँ। तो क्या संजीव जी, इसे रिजीम चेंज के तौर पर माना जाएगा? क्या इसे अमेरिका एक्सेप्ट करेगा? नहीं, ये रिजीम चेंज इसे नहीं कहा जा सकता। रिजीम चेंज तभी होगी जब कोई नई जो वहां पर सरकार कोई नया स्ट्रक्चर के साथ बने,
अभी तो ये जो रिप्लेसमेंट हुआ है और जो नए जो लीडर हैं, जाहिर है कि आयतुल्लाह खामनेई के एलिमिनेशन के बाद उन्होंने उसका जो स्थान है उन्होंने अब लेने की घोषणा अब कर दी गई है और ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन सर्टनली ये रिजिम चेंज नहीं है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो ये नए लीडर हैं इनके ऊपर भी खतरे उतने ही होंगे टिल द टाइम ये जो वॉर के संदर्भ में कोई डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ दोनों पक्ष बढ़े। और ये जो लीडरशिप है, जो नई लीडरशिप है, वो भी अमेरिका और इजराइल के निशाने पर निसंदेह अब आ गई है और ये और इस बात के भी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते कि इनके ऊपर भी अमेरिका अपना टारगेट कर सकता है। और इसलिए इस्लामिक रिजीम की जो नई लीडरशिप है उसके लिए वर्तमान समय में बुद्धिमत्तापूर्ण ये भी होगा जब उन्होंने एक नया लीडर अनाउंस किया है कि वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के ऑप्शंस भी ओपन करें। और यदि डायलॉग और डिप्लोमेसी के ऑप्शन ओपन करने की शर्त भी बहुत क्लियर है कि आपको जो पहले कंडीशंस दी गई थी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के संदर्भ में, टेररिज्म को, टेरर प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने के संदर्भ में और अपने बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के संदर्भ में, और अब मैं कहूंगा कि कंडीशंस बदल गई हैं इजराइल के प्रति भी, यहूदियों के प्रति भी। इस ईरान की इस्लामिक रिजीम को अपनी सोच जो है उसमें बदलाव लाने होंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, यही सवाल। हम तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। रूसी मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है, अयातुल्लाह आलम उल हुदा को चुना गया है सुप्रीम लीडर। और अभी तक जो जानकारी है वो ये कि वहां पर जो एक्सपर्ट्स कमेटी है उसी के एक मेंबर है। लेकिन जेटली सर, क्या कारण है कि मुस्तफा को ना चुन करके आलम उल हुदा को चुना गया? मुस्तफा उसके मुकाबले में बहुत ही यंग माना जा रहा था कि वो बिल्कुल नौसिखिया है, उसको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए शायद शक्ल से तो लगता है कि कुछ एक्सपीरियंस है। अगर अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं तो मेरे ख्याल से, जैसा अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि डिप्लोमेसी और डायलॉग उसको दोबारा से रिवाइव करें, ये ऑफर दोबारा से दें ईरान, यूएस को और इजराइल को कि आइए बातचीत का रास्ता दोबारा से खोलते हैं। और बातचीत के दौराना कई चीज़ों के हल निकल आते हैं। बातचीत करते रहिए, कुछ ना कुछ तो उसका हल निकलेगा ही। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से इतनी जबरदस्त तबाही हुई है पिछले 9 दिनों में, तो ईरान की जनता भी बुरी तरह से त्रस्त है और इजराइल की जनता भी त्रस्त है। और पूरे गल्फ कंट्रीज में जहां जहां पर भी भय का माहौल है चारों तरफ, हालांकि ज्यादा लोग चाहे ना भी मरे हों, लेकिन जिस तरीके से वहां पर कभी भी बम्बार्डमेंट होती है, कभी भी सायरन बजने शुरू हो जाते हैं, वहां भी त्राही त्राही मची हुई है। तो जैसे ही ये बातचीत का रास्ता खुलेगा सभी लोग इनकी तारीफ करेंगे। तो मेरे विचार से इनको ऑफर देनी चाहिए कि चलो भाई, अब मैं यहाँ का सुप्रीम लीडर बन गया हूँ, आइए बात करते हैं। IRGC ने खुद कह दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। वैसे सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि इतना आसान होगा आलम उल हुदा के लिए भी? बिल्कुल बहुत मुश्किल है। बड़ी खबर है, भीषण युद्ध के बीच ईरान की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। कुवैत में अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेस पर हमला किया गया है। ईरान ने